हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो वेलकम टू आवर चैनल और एक नई वीडियो के साथ। आज क्लास 11th की हम बायो की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे थे। ठीक है, लास्ट 3 लेक्चरों में हमने आपको फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है, कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, कैसे क्या होता है, आपको कंप्लीट नॉलेज वहां दे दिया था। इसमें आपको हमको बताना था स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस आपका कैसे होता है। तो याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए आपके पास 2 स्टेप होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन एंड दूसरा होता है आपका डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन इतना इजी नहीं है, ठीक है, जितना हम सोचते हैं, जितना हमें स्कूलों में पढ़ा दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट। दूसरा, हमें ये लगता है कि आपको पढ़ाया गया होगा या आपने बुक खोला होगा कि फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड, फिर स्कूलों में आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एटीपी आया, एनएडीपी गया, बहुत ढेर सारी कंफ्यूजिंग होती है स्कूलों में। बहुत से स्कूलों में आपका फोटोसिंथेसिस पूरा भी हो गया है, ठीक है, पर बच्चे अभी भी डाउट में हैं कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत से बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर वीडियो रुक गया है। तो वीडियो एक्चुअली बना था, बन के रखा था, बट मैं एडिट नहीं करा, एडिट करना पड़ता है फिर डालो, तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम चल रही थी, इसीलिए मैंने नहीं किया था। तो आपका जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर है वो ध्यान रखिएगा कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेस्पिरेशन समझना है तो फोटोसिंथेसिस को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने फोटोसिंथेसिस को ध्यान से नहीं समझा तो रेस्पिरेशन भी नहीं आएगा। समझ गए? चलो, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है जनरली मैंने बताया था आपका उस पार्ट में होता है जहां पर क्लोरोफिल होता है। ठीक, सब लोग एग्री हैं। अब फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में एक्चुअली आपका स्टम में भी होता है और लीफ में भी होता है, बट सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो लीफ में होता है। क्यों होता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट चाहिए, और क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट सबसे ज्यादा आपका लीफ में ही मिलता है। That's why maximum photosynthesis occur in लीफ, इसीलिए सबसे ज्यादा लीफ में। अब लीफ में कहां होता है भाई? घर में रहते हैं तो घर में खाना बनता है, तो घर में कहां खाना बनता है? उसके लिए कमरा बनवाना पड़ता है ना, लग सके कि हाँ घर में किचन में खाना बनता है। वैसे ही लीफ हो गया आपका घर। अब घर में कहां खाना बनेगा तो वो आपको अब खोजना है। ठीक, चलिए, तो आपके पास आपका है लीफ। अगर हम आपके पास आपका लीफ हम दे देते हैं तो इस लीफ में कहां फोटोसिंथेसिस होगा, इसको जरा हम ब्रॉड करते हैं। ठीक है, इस लीफ को जरा हम ओपन करते हैं। तो अगर लीफ को ओपन करेंगे तो सबको पता होगा, अगर आपने एनाटॉमी नहीं भी पढ़ी होगी तो भी आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, मैं सिंपल लैंग्वेज समझाना चाहूंगा। जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, अब चाहे ह्यूमन की हो या प्लांट की हो, भाई ह्यूमन की होगी तो एपिडर्मल बोलते हैं, डर्मल, और अगर प्लांट की होगी तो डर्मिस बोलते हैं। तो ये भी आपकी एपिडर्मिस होती है और नीचे वाली भी आपकी एपिडर्मिस होती है। ठीक, अब क्योंकि ये ऊपर है तो इसीलिए इसका नाम अपर एपिडर्मिस है, और ये नीचे है तो इसका नाम लोअर एपिडर्मिस है। ठीक, देखो, उसके बाद ये एपिडर्मिस के नीचे कुछ सेल्स अरेंज होती हैं। ठीक है, थोड़ी टाइटली पैक सेल्स अरेंज होती हैं, कुछ इस फॉर्म में। तो ये मैंने बना दिया, कुछ टाइटली पैक सेल्स जो होती हैं वो अपर एपिडर्मिस के नीचे अरेंज होती हैं। ठीक है, जिनको हम पैलिसेड पैरेन्काइमा सेल बोलते हैं। ठीक है, पैलिसेड पैरेन्काइमा सेल बोलते हैं। जैसे जैसे समझाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लिखते जाइएगा। ठीक है, अब आपको अगर समझ में आता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ज्यादा लोड नहीं लेना। ठीक, पैलिसेड पैरेन्काइमा के नीचे, फिर नीचे, अच्छा ये जो होती है ना ये काफी टाइटली अरेंज होती है। ये बात भी याद रखना कि ये थोड़ी टाइटली अरेंज होती है। जो आपकी पैलिसेड वाला सेल, पैलिसेड पैरेन्काइमेटस सेल होती है वो टाइटली अरेंज होती है, और इसके नीचे थोड़ी सी जो सेल्स होती हैं वो होती हैं लूजली पैक। ठीक है, थोड़ी सी लूजली पैक अरेंज सेल्स होती हैं। ठीक, तो पैलिसीड की जो नीचे सेल्स होती हैं वो थोड़ी लूजली पैक होती हैं, और इनको हम नाम देते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल। ठीक, और ये जो स्पॉन्जी वाली होती है ये थोड़ी सी आपकी लूजली अरेंज होती है, लूजली पैक होती है। ठीक,
अब ये जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल होती है, इसी में बीच में आपका एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम मीजोफिल सेल बोलते हैं। ठीक है, इसी में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम मीजोफिल सेल बोलते हैं। इसी में आपका वस्कुलर बंडल पाया जाता है। अगर आपने एनाटॉमी, प्लांट की एनाटॉमी वाला लेक्चर पढ़ा होगा, जैसे मॉर्फोलॉजी की बात था ना, अगर एनाटॉमी वाला पढ़े होगे तो वहां थोड़ा आपको बताया गया होगा कि मीजोफिल सेल्स क्या होती हैं या कैसे करते हैं आप। ठीक है, तो वो आपका, और अगर नहीं भी बताया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम पढ़ाते जाए, जैसे बताते जाए, आप उतना, सिर्फ उतना आप लेते जाइए। ठीक, तो मैंने क्या बोला कि ये हो गई अपर डिर्मिस, ये हो गई लोअर एपिडर्मिस। लीफ की जो सेल कुछ अरेंज होती हैं, थोड़ी टाइटली अरेंज होती हैं, उसको हम बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमेटस सेल। फिर इसके नीचे आपकी कुछ लूजली सेल अरेंज होती हैं जिसको हम स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल बोलते हैं। और ये जो लोअर एपिडर्मिस होती है ना, इसी लोअर एपिडर्मिस में आपका स्टोमेटा भी पाया जाता है। ये लोअर वाले पे ही आपका स्टोमेटा भी पाया जाता है। और आई थिंक आपको क्लियर होगा, स्टोमेटा दो काम के लिए होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए भी और ट्रांसपिरेशन के लिए भी हेल्प करता है। ठीक है, तो क्या है, अब ये जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, अगर हम इस मीजोफिल सेल्स को ड्रॉ करते हैं तो इस मीजोफिल सेल्स में एक आपका बड़ा सा वैक्यूल होता है। क्या होता है? वैक्यूल। अब आप बताइए वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? और वैक्यूल की पता होगी साइज बहुत बड़ी होती है, तो साइज बड़ी होने से इसका जो न्यूक्लियस होता है सेल के, वो किनारे आ जाता है, क्योंकि वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। वैक्यूल बड़ा होने की वजह से जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा साइड शिफ्ट हो जाता है। अब वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? सेल पढ़ा है ना, वहां बताया गया होगा। वैक्यूल क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन करता है। सेल में वाटर का कंटेंट मेंटेन रहे, कम ज्यादा ना हो, यही काम वैक्यूल करता है। मतलब अगर सेल में पानी कम होगा तो वैक्यूल दे देगा, और अगर सेल में पानी ज्यादा होगा तो वैक्यूल खींच लेगा। तो ऑस्मो रेगुलेशन का काम होता है। ठीक, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, साइड में अरेंज होता है। और एक यहीं पे एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है मीजोफिल सेल्स में ही, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब समझ में आया? और ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट में आपका फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल, ये फलाने जो भी साइकिल होती होगी, या पूरा जो फोटोसिंथेसिस, ये जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं, पूरा फोटोसिंथेसिस यहीं पे होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस आपका कहां होता है? जहां पर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सॉरी, जहां पे आपका ग्रीन होता है। अब ग्रीन पोर्शन आपका क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल सबसे ज्यादा जहां पाया जाएगा वहीं आपका फोटोसिंथेसिस होगा। तो सबसे ज्यादा ग्रीन पार्ट कहां पे होता है? आपका लीफ में होता है। अब लीफ में क्योंकि क्लोरोफिल की अमाउंट, या कह सकते हैं क्लोरोफिल की पिगमेंट ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन लीफ। लीफ को हमने थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया तो हमने देखा लीफ की अपर एपिडर्मिस होती है और एक लोअर एपिडर्मिस होती है। लोअर एपिडर्मिस में आपका स्टोमेटा पाया जाता है। अपर एपिडर्मिस में आपका पैलिसेड पैरेन्काइमा टाइटली अरेंज सेल होती है। उसके नीचे आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल होता है जो लूजली अरेंज होता है। और लूसी में आपका एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर स्पॉन्जी वाले में ही, अब देखो ये पूछा जाता है कि मीजोफिल सेल्स कहां पाई जाती हैं, पैरेन्काइमेटस, सॉरी, पैलिसेड वाले में कि स्पॉन्जी वाले में? तो ये पाई जाती हैं स्पॉन्जी वाले में। ठीक, अब ये आपका एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम मीजोफिल सेल बोलते हैं। ठीक है, मीजो का मतलब, अच्छा देखो इसका नाम मीजोफिल क्यों पड़ा? मीजो का मतलब होता है बीच में, और फिल का मतलब होता है लीफ। तो फिल का मतलब लीफ और मीजो का मतलब बीच में, तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में पाया जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट मीजोफिल। फिल का मतलब लीफ। ठीक, अब ये मीजोफिल को हमने बड़ा किया थोड़ा सा माइक्रोस्कोप से, तो हमने क्या देखा? मीजोफिल में एक लॉन्ग बिग स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं। वैक्यूल का फंक्शन आपका ऑस्मो रेगुलेशन का होता है। ठीक, क्योंकि साइज बड़ी होने से न्यूक्लियस थोड़ा सा सेल के किनारे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और एक स्ट्रक्चर और पाया जाता है, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह होती है जहां पर आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया जाता है। ठीक, तो ऑलमोस्ट ये बना लीजिए, और हमको लगता है ये क्लियर हो गया होगा कि फोटोसिंथेसिस आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है और यहीं पर होता है। ठीक है, तो इसको बना लीजिए, और इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए
चलिए, तो नेक्स्ट है आपका, अब हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। थोड़ा सा हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ लेते हैं जिससे आपको आगे लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन में क्लियर ना हो। ठीक, चलिए, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो आपका सर्कुलर ओवल शेप का माना जाता है। ठीक है, सर्कुलर ओवल शेप का। और दूसरी बात, क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। क्लोरोप्लास्ट आपका डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है। तो पहली बात ये याद रखना कि मैं लिख नहीं रहा हूं, बट ये आप जाने रहिएगा कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन, क्योंकि अभी मुझे और चीजें लिखनी है ना तो जगह कम पड़ जाएगी। ठीक, चलिए, क्लोरोप्लास्ट की ये जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, और जो आपकी अंदर वाली होती है इसको बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, सॉरी मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। और इनके बीच आउटर मेम्ब्रेन और पेरीप्लास्टिडियल मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह होती है, दैट जगह या दैट स्पेस इज नोन एज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, फिर देखिए, इसमें आपका कुछ स्टैक लाइक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होता है, कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है, आपके क्लोरोप्लास्ट में कुछ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं, कुछ इस फॉर्म में। ठीक, अब इसमें जो आपका एक जो सिंगल जो स्ट्रैक होता है, ठीक है, इसमें जो सिंगल, जैसे कि मैं ये सिर्फ जिसको मैं कलर कर रहा हूं, एक जो सिंगल होता है, इस सिंगल वाले को हम बोलते हैं थैलाक्वाइड। सिंगल को हम बोलते हैं थैलाक्वाइड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ थैलाक्वाइड इज नोन एज ग्रेनम। ठीक है, ग्रेनम बोलते हैं, ग्रेना भी बोलते हैं, ग्रेनम, क्योंकि ढेर सारे हैं ना तो इसलिए ग्रेनम बोलते हैं। तो एक सिंगल को हम क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड बोलते हैं। और सभी थैलाक्वाइड को अगर आप मिला देते हैं तो उसको हम ग्रेनम बोलते हैं। ठीक, अब ये देखा जाता है कि ये जो थैलाक्वाइड होते हैं या जो थैलाक्वाइड होते हैं ये आके अटैच भी होते हैं। ठीक है, ये इससे अटैच भी होते हैं। तो ये जो दो थैलाक्वाइड को जो अटैच करते हैं इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमली। ठीक है, हर एक वर्ड का मतलब आप क्लियर रखिए। या इसी को हम बोलते हैं फ्रेट चैनल। तो किसको क्या बोलते हैं, सब एक एक चीज मैं बता रहा हूं, आप हर चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एक को बोलते हैं थैलाक्वाइड एंड कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ग्रेनम। थैलाक्वाइड को जो अटैच करते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमली या उनको बोलते हैं हम फ्रेट चैनल। ठीक, अब यहां पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका एक लिक्विड सब्सटेंस होता है और वो आपका सब्सटेंस कलरलेस होता है। तो ये जो लिक्विड कलरलेस सब्सटेंस होता है, दैट लिक्विड कलरलेस सब्सटेंस इज नोन एज स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। एंड स्ट्रोमा जो होता है वो आपका कलरलेस होता है। तो स्ट्रोमा आपका कलरलेस होता है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसी स्ट्रोमा में एक बहुत बढ़िया एंजाइम पाया जाता है जिसको हम रूबिस्को बोलते हैं। ठीक है, अब रूबिस्को जो होता है, ये जो रूबिस्को है ना, रूबिस्को एक अलग से टाइटल दिया गया है। टाइटल है मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ। रूबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ। ठीक, अब क्यों बोलते हैं? देखो, रूबिस्को कहां पाया जा रहा है। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया कि व्हाई रूबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ, तो आप क्या बोलेंगे? भाई रूबिस्को कहां पाया जा रहा है? रूबिस्को पाया जा रहा है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा कहां है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहां है? मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल कहां थी? अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के बीच में। और एपिडर्मिस लोअर वाली कहां थी? लीफ में। मैंने सिर्फ एक बनाया था, लीफ का सिर्फ एक सेल बनाया था, एक सेल मैंने दिखाया था। अब आप सोच लीजिए लीफ में कितने सेल होंगे। भाई मैंने सिर्फ लीफ का एक सेल बनाया है, उसमें मैंने एक मीजोफिल बनाया था, तो उसमें रूबिस्को है। अब एक लीफ में कितने सेल होंगे, एक पेड़ में कितनी पत्तियां होंगी, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने पेड़ होंगे, एक पर्टिकुलर सिटी में कितने, पर्टिकुलर राज्य है पूरे इंडिया में कितने होंगे। तो
बहुत सारे होंगे, इसीलिए इसको मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ बोला गया। फुल फॉर्म होता है रूबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ठीक है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजिनेज। अब इसका डिटेल आपको आई थिंक C3 या C4 साइकिल में मिलेगा आपको, तो वहां आपको डिटेल इसका भी यूज होता है, इसीलिए यहां पे है ये, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। फिर है आपका कि क्लोरोप्लास्ट बाकियों से थोड़ा सा अलग होता है। अलग इसलिए होता है कि क्लोरोप्लास्ट के पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक, ये मत भूलना कभी। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास, इन दोनों के पास अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है, ठीक। और ये अपना राइबोसोम भी खुद रखते हैं, और इनके पास जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S टाइप राइबोसोम इनके पास पाया जाता है, ठीक। तो ये याद रखना कि डीएनए और राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट के पास होता है। कौन सा राइबोसोम? 70S टाइप वाला। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी ये होता है, ठीक। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया। अब देखिए जो मेन जिसके ऊपर कहानी रचयिता रच रहे थे देखो ये जो थैलाकॉइड होता है ना, अगर मैं एक थैलाकॉइड को बाहर निकालूं, देखो दिख रहा है या नहीं नीचे, ठीक है, दिख रहा है। चलिए, ये मैंने एक थैलाकॉइड को यहां बाहर निकाला, मैंने वहां में बना नहीं सकता था, वहां आपको दिखेगा नहीं। एक्चुअली थैलाकॉइड भी थोड़ा ना डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो थैलाकॉइड आपका डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और इस थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर ही आपका क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। मतलब इसकी मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर ही क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। अब ये क्या करता है, क्योंकि सनलाइट, क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है। आई रिपीट, क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है, खींचता। तो जरा इमेजिन करो कि जब तुम्हारा सनलाइट लीफ में पड़ेगी तो वो सनलाइट अंदर आएगी, फिर ये स्ट्रोमा, मतलब स्ट्रोमा रीजन में सनलाइट इंटर होगी, ठीक है। ये जो आपका आ रहा है ये आपका लाइट इंटर कर रहा है। लाइट इंटर करते ही, क्योंकि ये आपका थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है और इसी मेम्ब्रेन पर आपका क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट को ट्रैप करता है। तो जैसे ही सनलाइट इंटर होगी तुरंत क्लोरोफिल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब कि पूरी की पूरी लाइट थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक। एंड यहीं पे आपका जो फोटोसिंथेसिस जो होता है, अब जैसे फोटोसिंथेसिस मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, जिनको नहीं पता वो अभी देख ले। आपका जो ये फोटोसिंथेसिस होता है ना, जो आप बोलते हैं, ये जो फोटोसिंथेसिस सीधे सीधे दो पार्ट में होता है। पूरी फोटोसिंथेसिस इसी दो पार्ट में करवा दी जाती है। पहला जो इसका पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लाइट रिएक्शन, एंड जो सेकेंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस आपकी दो पार्ट में हो जाती है, ठीक। पूरी फोटोसिंथेसिस, एक होता है लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड होता है डार्क रिएक्शन, ठीक। अब फोटोसिंथेसिस का जो पहला स्टेप होता है, क्योंकि देखो अब नाम से लिखा है लाइट रिएक्शन, मतलब कि इसको क्या चाहिए होगा? लाइट चाहिए होगा। तो ये क्या करता है, क्योंकि थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर लाइट आई है, इसका मतलब थैलाकॉइड वाले में आपका कौन सा रिएक्शन होगा? लाइट रिएक्शन होगा। तो इसको आप याद कर लीजिए कि लाइट रिएक्शन कहां पे होता है क्लोरोप्लास्ट के? द लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होता है। कहां होता है? लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होता है, ठीक। अब डार्क रिएक्शन कहां होता है? ये जो डार्क रिएक्शन है ना, ये आपका स्ट्रोमा में होता है। तो डार्क रिएक्शन आपका स्ट्रोमा रीजन में होता है। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा कि पूरी फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में हो जाती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन आपका थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होता है और डार्क रिएक्शन आपका स्ट्रोमा रीजन में होता है, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको जितना ये समझाया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार मैं ऐसे जनरली आपको रिकैप कर देता हूं क्या मैंने बताया, ठीक है। मैंने कहा कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक।
फिर आउटर को हम सबसे बाहर वाली को आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली को हम पेरीप्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। दोनों के बीच की जो ये जगह होती है इसको हम पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं। ठीक, अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्टैक्स लाइक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं, उसमें से एक को हम थैलाकॉइड बोलते हैं एंड कॉम्बिनेशन को हम ग्रेनम बोलते हैं। ठीक, ऐसे ही जितने भी आपके ग्रेनम होते हैं सारे ग्रेनम अटैच होते हैं, तो वो जो अटैच होते हैं वो होते हैं स्ट्रोमा लैमेली से, या उसको हम फ्रेट चैनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेली या फ्रेट चैनल। ठीक, अब आपका एक जो आपका साइटोप्लाज्म होता है या जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है, दैट पर्टिकुलर रीजन इज स्ट्रोमा एंड स्ट्रोमा इज ए कलरलेस। ठीक, आपके इसी स्ट्रोमा रीजन में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम रुबिस्को बोलते हैं, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम अर्थ होता है, ये एंजाइम अर्थ पे होता है। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको कि ये जो थैलाकॉइड है इसको जरा हम डिटेल करते हैं, तो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का काम लाइट को ट्रैप करना होता है। ठीक, तो मैंने कहा आपसे कि थैलाकॉइड ले लीजिए, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर क्लोरोफिल पाया जाता है एंड क्लोरोफिल लाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है, तो ये लाइट को ट्रैप कर लेगा। जैसे ही सनलाइट क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगी पूरा का पूरा ट्रैप, उसका जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन होगी लाइट को ट्रैप कर लेगी। लाइट को ट्रैप करते ही अब क्योंकि पूरा फोटोसिंथेसिस आपका दो पार्ट में होता है, एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन एंड सेकंड होता है आपका डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन को आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी, प्रेजेंस ऑफ लाइट में ही होगा, तो प्रेजेंस ऑफ लाइट देखो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर ही जा रही है, तो मतलब थैलाकॉइड में आपका लाइट रिएक्शन होगा। एंड जो सेकंड वाला पोर्शन है डार्क रिएक्शन, वो आपका स्ट्रोमा रीजन में होता है। ठीक, समझ में आ गया। एंड एक बात बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये दोनों के दोनों अपना डीएनए रखते हैं, सर्कुलर डीएनए, और अपना राइबोसोम रखते हैं। तो इसके पास क्लोरोप्लास्ट और माइटो के पास दोनों अपना सर्कुलर डीएनए होता है और दोनों के पास दोनों 70s राइबोसोम होता है। ठीक, एंड लास्ट एक बात आप और याद रखिएगा कि जो मैंने बताया ना फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में होता है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को होने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट चाहिए, क्योंकि क्लियर है लाइट रिएक्शन। एक बात दिमाग में रख लो, डार्क रिएक्शन होने के लिए लाइट का एब्सेंस होना जरूरी नहीं है। बच्चों से जब डेफिनेशन पूछ जाती है तो वो क्या लिखते हैं? द रिएक्शन विच इज प्रेजेंट या विच इज हेल्ड ऑन आवर लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज लाइट रिएक्शन, और द रिएक्शन विच डू नॉट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में हो उसको लाइट रिएक्शन, और जो एब्सेंस में हो उसको डार्क रिएक्शन। ऐसा नहीं है, लाइट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होगी, सही है, बट डार्क रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट होगी, ये सही नहीं है। तो क्या है फिर सही, क्या लिखेंगे डेफिनेशन, वो आपको हम अभी आगे कुछ देर बताते हैं। तो ये इतना आप क्लियर रखिएगा कि कहां क्या होता है और कैसे होता है। ठीक, चलिए इतना नोट कर लीजिए, और कोई दिक्कत होगी तो फिर बताइएगा आगे। हैं स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट आपको ऑलरेडी समझ में आ गया है। ठीक है, तो एक बार हम ऐसे जनरल समरी कर देते हैं जिससे आपको पता रहे कि जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है ये आपका दो पार्ट में होता है। ठीक है, पहला पार्ट आपका होता है लाइट रिएक्शन एंड सेकंड होता है आपका डार्क रिएक्शन। ठीक, अब लाइट रिएक्शन जनरली आपका ना दो तरीके का होता है। ठीक है, तो पहला होता है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अच्छा आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, और सेकंड होता है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक, ये होता है। लाइट रिएक्शन जनरली कहां होता है? लाइट रिएक्शन आपका थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होता है। ठीक है, और लाइट रिएक्शन होने के लिए लाइट का होना जरूरी होता है। डार्क रिएक्शन में जनरली आप पढ़ते हैं C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल और कैम साइकिल। तो आप ये पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल एंड कैम साइकिल। और ये कहां पे होता है? ये आपका होता है स्ट्रोमा रीजन में। ठीक, स्ट्रोमा आपका कलरलेस पोर्शन होता है। ठीक है,
तो आई होप आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा, जितना मैंने आज आपको समझाया कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ कैसे होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, और आपको ये भी आपको समझाएगा क्योंकि आपको फिर इसी सीक्वेंस आपको यही समझना, यही सब पूरे चैप्टर पढ़ना है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्या पढ़ाएंगे, पहले छोटा सा ये देख लीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी में आपका एक ग्राफ दिया है, ठीक है, लेफ्ट साइड में एक ग्राफ दिया है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटेनॉइड्स, फिर उसने ऑक्सीजन का एंड रेट। मतलब अगर आप एनसीईआरटी पढ़िए तो आपको उसमें मिल जाएगा एक एक्शन स्पेक्ट्रा और एक टॉपिक आपको मिल जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, और साथ में एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है बट वो टीचर्स स्कूल में बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं, आपने पढ़ाया गया होगा आपको रेड ड्रॉप इफेक्ट। ठीक है, रेड ड्रॉप इफेक्ट, या इसी को आपने पढ़ा होगा इमर्सन इफेक्ट। ठीक, तो ये 3 टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कवर, कि एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और रेड ड्रॉप, नाम क्यों रेड ड्रॉप पड़ा, या इमर्सन इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज मैंने जो भी पढ़ाया फोटोसिंथेसिस में वो आपको समझ में आया होगा, एंड आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप इसको फ्लो में देखते रहिएगा। ठीक है, जब देखने बैठो तो सिर्फ इसी को देखो, इधर उधर मत देखो, सिर्फ इसी को देखो। ठीक है, और सीक्वेंस वाइज देखते जाना, गैप मत करना, नहीं तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं आएगी समझ में, फिर रेस्पिरेशन भी नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जितना पढ़ाए हैं आज समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमने बता दिया आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक्स में नहीं समझ आया तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, उसको हम सॉल्व कर देंगे, उसको हम समझा देंगे। और पढ़ाई करते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।